जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए आप सभी के लिए वापस से लेकर आए हैं, यानी कि बिहार डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए आज चलेगा हम लोग का जीके जीएस वाला क्लास। ठीक है, तो टोटली होंगे इसमें 20 क्वेश्चंस। और यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं उसको बता दें कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है। ठीक है, ईमानदारी से लगाइएगा सेट, और जो एक बार में गलत हो जाएगा उसको गलत ही रहने देना है। लास्ट में स्कोर बताइएगा कि हाँ सर मेरा 20 में से इतना सही हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको शुरुआत में अभी हमको याद आ गया तो बोल देते हैं। अभी ना लाइक के बगल में देखिएगा एक हाइप का भी बटन आता है, कुछ HYPE करके आता है, तो आप सभी लोग अगर करना चाहें तो जरूर से कर दीजिएगा। उससे होगा कि वीडियो का रीच थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचेगा क्लास। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कर दीजिएगा हाइप। ठीक है, और करके कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमने हाइप कर दिया है, तो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने हाइप किया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज़ को। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेट लगाइए आप सभी लोग। देखिए कह रहा है किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, राइट आंसर लगाइए। देखिए मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है। अच्छा, ये युद्ध स्टार्ट कब होता है मेरे भाई? तो 1618 में ये युद्ध जो है स्टार्ट होता है। और वेस्टफेलिया की संधि कब होती है? तो कहिएगा सर 1648 में जाकर के होता है, और इसी 1648 में ही वेस्टफेलिया की संधि के तहत 30 वर्षीय युद्ध जो है समाप्त होता है। बेसिकली ये एक प्रकार का धार्मिक लड़ाई था ना, धर्म वगैरह इसमें ज़्यादा जो है इन्वॉल्व था, इस धर्म वाला मैटर ज़्यादा था इस लड़ाई में। ठीक है ना, धार्मिक लड़ाई था ये। तो 1618 में स्टार्ट होता है और 1648 में एंड होता है। 30 वर्ष तक टोटली ये चलता है, इसलिए इसको 30 वर्षीय युद्ध कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। तो वेस्टफेलिया की संधि के तहत ये समाप्त होता है। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइएगा, देखिए ये क्या बोल रहा है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे जो है न्यूनतम है। साक्षरता दर न्यूनतम की बात कर रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहिएगा सर बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। और ये कब का जनगणना है? तो मेरे भाई 2011 का ही जनगणना अभी तक चल रहा है ना। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि बिहार अब जो है नीचे से दूसरे स्थान पर आ चुका है, यानी कि अब जो है साक्षरता दर में बिहार जो है सबसे न्यूनतम नहीं है। सबसे न्यूनतम आंध्र प्रदेश को बताया जा रहा है। बिहार जो है थोड़ा सा उससे एक लेवल अपग्रेड होकर के दूसरे स्थान पर आ गया, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पर, यानी अब सबसे न्यूनतम तो बिहार नहीं है, ऐसा कुछ रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन जनगणना के मुताबिक जनगणना रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ना, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो अगला जनगणना का जब रिपोर्ट आता है तभी फिर हम लोग फाइनली इसका आंसर अलग लगाएंगे, लेकिन अभी आपको लगाना है बिहार में ही। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, तो अभी आपको बिहार ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बिहार में साक्षरता दर है कितना? कई बार परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो 61.80, कभी कभी 63 भी देता है, तो ये ध्यान रखिएगा 61 के आसपास, 63 के आसपास का है। और केरल का सबसे ज़्यादा है मेरे भाई। यदि कम वाला है तो ज़्यादा वाला भी याद रख लीजिएगा। केरल का मेरे भाई सबसे ज़्यादा है। और कितना है सर केरल का? तो मेरे भाई ये है 93.91, ये फिक्स रेशियो है। 93.91% केरल का है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पूछ रहा है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी बताइएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो भाई मेरे याद रखिएगा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना होता है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसके बारे में जानिएगा। देखिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का भी स्थापना किया है। ठीक है, सत्य शोधक, तो भाई ये शब्द याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की भी स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिबा फुले करते हैं। अच्छा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? तो कहिएगा सर 1873 में होता है। ये सब डेट जो लिखाते हैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना होता है, और 1873 में ही ज्योतिबा फुले का एक बुक जो है वो भी प्रकाशित होता है, जिसका नाम है गुलामगिरी। आप सभी लोग पढ़े होंगे और खूब पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई ये वाला पुस्तक के बारे में। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी ज्योतिबा फुले हैं। सत्य शोधक समाज की भी स्थापना इसी ने किया है। 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना होता है। और गुलामगिरी ये पुस्तक भी लॉन्च होता है कब? तो ये भी प्रकाशित होता है 1873 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन दीनबंधु सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ही करते हैं, लेकिन कब करते हैं? तो ये बात है 1884 की। ठीक है, ये 1884 डेट है, ये इसके लिए है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की जगह आपको ऑप्शन में ज्योतिबा फुले न देगा, तो आपको एक कृष्णराव पांडुरंगा, एक भालेकर इस प्रकार का नाम है, कृष्णराव पांडुरंग भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका एक पत्रिका था। ठीक है ना, ये जो दीनबंधु बोल रहे हैं, दीनबंधु पत्रिका नाम से उसी ने ये पत्रिका चलाया था, उसी से प्रेरित है ये दीनबंधु सार्वजनिक सभा। तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में ज्योतिबा फुले ना दे करके वो कृष्णराव पांडुरंग दे देता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा। बाकी ज्योतिबा फुले को याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना है, और गुलामगिरी भी पुस्तक किसी का है, दोनों 1873 में आया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, देखिए ये एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिक्स थे। कौन मेरे भाई? तो कहिएगा सर ये अमर्त्य सेन की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बुक का नाम क्या है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। इसके यह किसके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा। अच्छा, कब लिखा गया है? जब ये है तो थोड़ा सा डेट भी आपको याद रखना होगा मेरे भाई, 1970 में प्रकाशित होता है। ठीक है, याद रखिएगा अमर्त्य सेन। अच्छा, अमर्त्य सेन को एक नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक्स का, चूंकि ये इकोनॉमिस्ट हैं तो इसके लिए इकोनॉमिक्स का इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। और किस ईस्वी का मिला है? तो 998 वाला, 998 ईस्वी वाला जो नोबेल प्राइज मिला है इस अमर्त्य सेन को ही मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार का संवर्धन कौन करेगा? तो भाई देखिए जो फुल फॉर्म यदि आपको थोड़ा सा भी पता है तो हाँ कहिएगा सर ILO करता है। कौन करता है मेरे भाई? ILO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय, लेबर माने श्रम, हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो अधिकारों का संवर्धन यही करता है। यानी फुल फॉर्म आपको यदि पता चलता है तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी ये सब IMF वगैरह ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब तो पैसे वगैरह का मामला है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका D, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब कि आदि इतिहास जो है ये किसके किसके बीच का काल है, किसके किसके बीच का समय है? तो कहिएगा सर हाँ सर अच्छे से याद है, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को ही इतिहास बोला जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच के समय को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक, है ना। ये इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया, आप सब लोग पढ़े होंगे। ये पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आदि ऐतिहासिक और तीसरे नंबर पर आपका जो है ऐतिहासिक काल आता है। तो देखिए जो प्राग ऐतिहासिक में जो साक्ष्य मिले भाई, उसमें लिखित दस्तावेज के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। इसमें लिखित दस्तावेज कुछ मिला ही नहीं है। आदि इतिहास में लिखित दस्तावेज मिला है लेकिन पढ़ना मुश्किल है, किस लैंग्वेज में लिखा है किसी ने पता ही नहीं कर पाया, है ना। और ऐतिहासिक काल में लिखित दस्तावेज मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, मतलब कि पढ़ना भी उसमें संभव है, समझ रहे हैं। तो इसमें तो पहले मिला ही नहीं, इसमें मिला तो पढ़ना मुश्किल था, और इसमें जो मिला है उसको पढ़ा भी गया है। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आदि इतिहास के बारे में पूछ रहा है तो ये कब से कब का समय है? तो ये नंबर याद रखिएगा, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के बीच का काल को क्या कहलाता है? आदि ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर B हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बीच के समय को क्या कहते हैं? आदि इतिहास काल, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? बताइए, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी पूरा सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। तो कहिएगा सर यहाँ पर होता है सूरज और इधर होता है हम लोग का पृथ्वी, बीच में यदि चंद्रमा आ गया तो हम सभी लोग यदि यहाँ पर हो सकता है आप खड़ा है तो यहाँ से आप देखिएगा यदि चंद्रमा को सूरज को देखिएगा, सूरज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या आ गया है? तो कहिएगा सर बीच में आ गया है चंद्रमा, और ये क्या करता है? सूरज को ढक लेता है। मान लिया जाए कि ये यहाँ ना होकर के चंद्रमा यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा, इसको आप यहाँ से देखिएगा तो ये थोड़ा सा भाग इसका देख रहे हैं, इतना छोटा सा ही भाग ढकेगा। लेकिन ये या चंद्रमा यहाँ पर ना होकर के ये पूरा बीचों बीच रहेगा, और यदि आप यहाँ से देखिएगा पृथ्वी से तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसको ढक ले रहा है, तो आप सूर्य को देख ही नहीं पाइएगा, समझ रहे हैं। तो वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है भाई? तो सूरज के बीच में क्या आ जाता है? हम लोग को यहाँ पे है पृथ्वी, यहाँ है सूरज, बीच में आ जाता है चंद्रमा, हम लोग को सूरज दिखाई ही नहीं पड़ता अच्छे से, और हम कहते हैं क्या? सूर्य ग्रहण लग गया। तो भाई ये जब भी लगता है ये अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइएगा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइएगा मेरे भाई, गोल्डन सिटी के रूप में कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे भाई जैसलमेर जो भी लगाए हैं आप बिल्कुल सही हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। गोल्डन सिटी कह लीजिए या हिंदी में इसको स्वर्ण नगरी कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये मेरे भाई जैसलमेर कहाँ पे है? तो आप लोग पढ़े होंगे इंडिया का थार मरुस्थल, वहीं पर ये स्थित है। जैसलमेर है ना, राजस्थान का ये एरिया है। तो थार ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल के बीच स्थित ये शहर है। लेकिन इसको गोल्डन सिटी कहा क्यों जाता है? कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसलमेर का जितना भी मकान बना है लगभग सारे के सारे मकान पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है।
पीले बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब होता यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब उस मकान पर यानी रिफ्लेक्ट जब पड़ता है ना सूर्य का किरण, तो वो थोड़ा अच्छा से चमकता है ना, वो चमकाव के कारण ही उसका नाम रखा गया है गोल्डन सिटी, है ना। वो सोने की तरह चमकता है, देखने में सिटी मस्त लगता है। जैसे शाम में देखिएगा, सवेरे देखिएगा तो देखने में अलग ही लुक आता है। तो पीले बलुआ पत्थर के कारण ऐसा होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिटी पूरा देखने में नज़ारा ही अलग लगता है, तो इसलिए इसको कहा गया है गोल्डन सिटी। अच्छा, जैसलमेर को यानी स्थापित किसने किया था? इसको किसने स्थापित किया है? रावल जैसल ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी ने इसका स्थापना किया, इसलिए इसका जैसलमेर हो सकता है नाम रखा गया हो। खैर, ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भाई ध्यान रखिएगा, ऑरलैंडो। इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है। पूरा नाम इसका है विटोरियो एमानुएल ऑरलैंडो, इस प्रकार से इसका पूरा नाम, उतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है। और वैसे भी ऑप्शन में आपको यही देता है, ऑरलैंडो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऑरलैंडो ध्यान रखिएगा, इन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की तरफ से जिन्हें प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, पेरिस शांति सम्मेलन होता कब है मेरे भाई? तो 18 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 18 जनवरी 1919 की बात है ना। रॉलेट एक्ट भी इसी वर्ष आया था। तो 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति समझौता होता है, सम्मेलन होता है। इटली की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है ऑरलैंडो, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ दिन बाद 28 जून को एक और होता है, क्या? तो कहिएगा सर 28 जून 1919 को होता है वर्साय की संधि। ये भी खूब फेमस है, वर्साय की संधि पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्साय की संधि कब होता है मेरे भाई? तो 28 जून 1919 को होता है वर्साय की संधि। 18 जनवरी 1919 को होता है पेरिस शांति समझौता। इसमें इटली की तरफ से ऑरलैंडो जो है भाग लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, तो भाई ये है कहाँ पर? कहिएगा सर ये बिहार में है। कहाँ पर? गया जिला में, बिहार के गया जिला में स्थित है, ठीक है। क्या? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। अच्छा, कौन नदी यदि पूछ दे तो भाई ध्यान रखिएगा, ये है फल्गु नदी के बीच में, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे है, बीच नहीं बोलेंगे, फल्गु नदी फल्गु नदी के किनारे। अच्छा, फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से, ये भी याद रखिएगा। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए बोले थे ना अलग अलग क्लास लाएंगे। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ हैं, ये इसी के किनारे बसा हुआ है, गया जिला में, ठीक है। बिहार के गया जिला में फल्गु नदी के या निरंजना नदी के किनारे। अच्छा, ये डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ हमको याद क्यों करना है? तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा, ये ना प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है ये, इस पर इसलिए जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है डुंगेश्वरी की पहाड़ियाँ, बिहार के गया जिले में स्थित है, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। याद हो जाएगा वापसी को, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर पूछ रहे कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने स्थापना की गई? अच्छा, कि कब की गई ये पूछ रहा है, तो किसने किया था वो भी आपको बता देते हैं। तो बताइएगा, राष्ट्रीय खिलाफत, आपको उतना राष्ट्रीय खिलाफत याद नहीं रखना है, बस आप स्वराज पार्टी सिंपल रखें ना, कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो कहिएगा सर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है। कब होता है मेरे भाई? पूरा डेट याद रखना है, तो इसमें 1 जनवरी जोड़ लीजिए। 1 जनवरी 1923 को होता है आपका क्या? स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन करता है मेरे भाई? तो कहिएगा सर जी चित्तरंजन दास करता है। ये क्या लिखा रहा है? CR लिखना है हमको, चित्तरंजन दास, ठीक है। CR इसको भी बुला, चित्तरंजन दास इसने। और एक और थे, कौन? तो कहिएगा सर मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, है ना। तो ये दोनों व्यक्ति मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, 1 जनवरी 1923 की बात है। अच्छा, CR दास को एक इसका उपनाम भी है देश बंधु, है ना। आप सभी लोग पढ़े होंगे, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भाई ये भी हम लिख देते हैं। CR दास को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है आपका क्या? तो कहिएगा सर देश बंधु, ठीक है, देश बंधु, ध्यान रखिएगा, इसका एक उपनाम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि भूटान की मुद्रा क्या है? बताइए, इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो कहिएगा हाँ सर, भूटान की मुद्रा है न्यूगलेटरम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, न्यूगलेटरम। अच्छा, भूटान आया तो थोड़ा सा भूटान के बारे में आपको बताते हैं। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका उपनाम है मेरे भाई, ठीक है। भूटान का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ठीक है। वाह, क्या नाम है, ड्रैगन, है ना। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है इस भूटान देश को। ये एक प्रकार से लैंडलॉक कंट्री है। अब कहिएगा सर लैंडलॉक मतलब क्या होता है? तो कई सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन नहीं पता। तो लैंडलॉक मतलब होता है क्या कि चारों तरफ से वो जमीन से घिरा हुआ है। लैंड मतलब क्या हो गया? जमीन। तो चारों तरफ से वो लैंड से लॉक है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, ना कि कहीं पानी है। जैसे हमारा इंडिया कैसा है? तो कहिएगा सर हाँ सर, इंडिया में 3 तरफ पानी है ना। एक तरफ इधर अरब सागर पश्चिम में पड़ जाता है, नीचे हिंद महासागर है, पूरब में आपका बंगाल का खाड़ी पड़ जाता है।
तो 3 तरफ से तो वो है ना पानी ही है, तो उसको लैंड लॉक नहीं बोलेंगे। लेकिन जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरा हुआ हो वहाँ पर लैंड लॉक कंट्री हो जाता है ना। ऊपर में इधर सिक्किम मिल जाता है, फिर आपका थोड़ा सा अपना पश्चिम बंगाल का एरिया मिल जाता है, फिर इधर असम है, और इधर फिर देखिएगा तो इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, बीच में कुछ इस प्रकार से भूटान पड़ता है ना, और ऊपर से तिब्बत इसको घेर रखा है। तो चारों तरफ से ये जमीन से ही घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, लैंड लॉक कंट्री। तो भूटान की मुद्रा न्यूगल टर्म है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। कहिएगा सर नीति आयोग मतलब यहाँ पर नहीं समझे। देखिए NITI इसको इंग्लिश में लिखा जाता है NITI, समझ रहे हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि एन से क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अच्छा इसके अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भाई अध्यक्ष वही कहलाते हैं जो उस समय देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहिएगा सर नरेंद्र मोदी। तो अभी भी अभी यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, कहिएगा सर नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो वर्तमान PM होता है वही उसका अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन उपाध्यक्ष ये जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जो होता है वही, ऐसा कुछ उसके साथ सेंस नहीं है। उपाध्यक्ष अभी है सुमन बेरी, ये याद रखिएगा। यदि आपके उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सुमन बेरी नाम है उसका, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष का। लेकिन अध्यक्ष बोला जाए तो वर्तमान में PM जो होता है देश का वही कहलाता है। अच्छा नीति आयोग का स्थापना कब होता है, तो भाई ध्यान रखिएगा 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी की बात है। और कब का भाई, तो 2015, 1 जनवरी 2015 की बात है। नीति आयोग का जो पंचवर्षीय योजना चलता था ना, उसी को चेंज करके अब नाम दे दिया गया उसका नीति आयोग। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2015 को जो है आया सामने, है ना। तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना होता है। वर्तमान अध्यक्ष के PM है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, बताइएगा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो भाई सिंपली ये बस डेट याद रखिएगा। हाँ कहिएगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या, सी, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुक्ति दिवस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो भाई याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, बस ये अध्यक्षता नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ये इसके अध्यक्षता जो है कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, बताइए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा नंबर, ठीक है, 152.1 मिलियन किलोमीटर, ये फिक्स नंबर है, यही होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो भाई आप सभी को पता होगा 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, ये भी याद रखिएगा। जो है लगभग में, ऐसा नहीं कि अब सेम ही है, तो लगभग में, लेकिन यही होता है। मान एग्जाम में जो पूछेगा वो यही पूछेगा, 8 मिनट 20 सेकंड ही दिया रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो कह रहा है बीच का दूरी सूर्य और पृथ्वी वाला, तो 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। ये भारत में ही है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है। तो भाई ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में, तो कहिएगा सर लोहित जिला में, लोहित जिला में। अच्छा ये क्या है, तो डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो जरूर ये किसी न किसी नदी के ही किनारे होगा, ताकि जितने भी इलेक्ट्रिक के जो संस्थान लगाए जाते हैं वो किसी न किसी नदी के ही, पानी के सोर्स के आसपास ही लगाया जाता है। तो मेरे भाई लोहित जिला में है, और किस नदी में, तो नाम भी वही है नदी का, है ना, लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी के किनारे है और लोहित जिला में ये पड़ता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। नाम याद रखिएगा डिम्पी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये देखिए आपको याद क्यों करना है, ये फेमस इसलिए है मेरे भाई, ये एक प्रकार का जो है ना पावर सप्लाई प्लांट है। इसमें कितना ये पावर निकल जाता है मेरे भाई, तो मैक्सिमम इसका जो है ना पावर है, कैपेसिटी जो है वो 1750 मेगावाट का कैपेसिटी है। अब आप सभी को पता ये नहीं चल रहा है कि 1750 क्या होता है मेगावाट, इसको कैसे बोलेंगे। तो भाई आपको एक नॉर्मल आंकड़ा देते हैं, आप समझिएगा। जैसे जो हम लोग का घर होता है नॉर्मली, जो पंखा एसी कूलर नॉर्मल जो चलता है, उसमें 2 से 3 किलोवाट यूज होता है। कितना कहिएगा सर, 2 से 3, और क्या ये किलोवाट में 2 से 3 किलोवाट यूज होता है। और एक, ये ध्यान रखिएगा, 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है। तो सोच सकते हैं 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है, और एक नॉर्मल घर में 2 से 3 किलोवाट यूज होता है। तो अब सोच लीजिए 1750 मेगावाट है, तो सोच लीजिए अब कितना ये पावर देता होगा।
सोच सकते हैं, यानी 40 लाख से भी प्लस घर ये एक ही बार में थाम लेगा। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसका मतलब, कहने का मतलब, नदी का प्रवाह पूरा तेज हो और मशीन भी पूरी रफ्तार से चल रहा हो, तब ये इतना तक का कैपेसिटी रखता है पावर बनाने का। ठीक है, क्या नाम है इसका? डिम्पी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिला में पड़ता है, लोहित नदी के किनारे। 1750 मेगावाट इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कहिए सर बिहार में प्रधानमंत्री भी होता था? तो हाँ मेरे भाई, होता था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। अब कहिएगा सर ये क्या क्वेश्चन है, बिहार में प्रधानमंत्री कब से होने लगा? होता था मेरे भाई पहले इतिहास में। देखिए आपको बताते हैं, 1937 में क्या हुआ था, जो भारत है मेरे भाई, तो आपको पता ही होगा कई सारे पहले प्रांत में बटा हुआ करता, जैसे हम लोग राज्य भी बोल देते हैं, अभी उसको राज्य बोलते हैं, लेकिन पहले उसको प्रांत बोला जाता था। तो जो भारत जो है वो कई सारे प्रांत में विभाजित था, तो बिहार भी एक प्रकार का प्रांत था, यानी बिहार भी एक प्रकार का राज्य था। ठीक है, तो 1937 में होता है बिहार में, यानी कि बिहार के प्रांत में चुनाव, है ना, कि बिहार का मुखिया कौन होगा, है ना, यानी उसका संभालने वाला कर्ता धर्ता कौन होगा, जिसको कि हम लोग उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे, यानी कि मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो 1937 में ये चुनाव होता है। एक पूरी तरह से डेट याद रखिएगा, तो 1 अप्रैल 1937 में। मतलब हुआ ये कि कई सारा पार्टी था, एक कांग्रेस पार्टी भी था, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी भी था। तो 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस पार्टी जीता है ना, कांग्रेस जो था वो जीत गया। लेकिन कांग्रेस ने जो राज्यपाल हुआ करता था प्रांत में, उसमें राज्यपाल भी हुआ करता था, राज्यपाल से ये शर्त रखा कि भाई हमारे जो जितने भी काम होंगे उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा, समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस समय एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है। ठीक है, एक ही पद का नाम है। ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री होता ही नहीं था, प्रधानमंत्री डायरेक्ट, ये समझिए। तो कहा गया था जो प्रधानमंत्री होगा, यानी प्रांत का जो प्रधानमंत्री होगा, उसमें राज्यपाल जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी काम में। ठीक है ना। तो जो उसमें ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं मानेंगे हम। तो इसने कहा, जो कांग्रेस था उसने कहा ठीक है हमारा बहुमत तो मिल गया, हम तो जीत गए हैं, लेकिन हम जो है अपना पद ग्रहण नहीं करेंगे भाई, हमको करना ही नहीं है पद ग्रहण, यदि हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो बोला ठीक है नहीं करना है तो मत करो। फिर वो भेजता है किसके पास, तो अगला फिर जो जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत था वो था क्या, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के पास। तो उसके नेता थे कौन, तो कहिएगा सर उसके नेता थे यही मोहम्मद यूनुस। तो बोला ठीक है भाई आप बन जाइए, मोहम्मद यूनुस तैयार हो गए, ठीक है भाई हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, यानी हम जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं, समझ रहे ना। तो वो प्रधानमंत्री बन गया बिहार प्रांत का। लेकिन आगे चल करके फिर जो है कांग्रेस पार्टी और जो ब्रिटिश सरकार, इसमें समझौता हो जाता है कि ठीक है भाई आप जो कह रहे हैं पूरी तरह से हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, जो आपका निजी मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो आपका नॉर्मली कार्य वगैरह है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो मोटे मोटे काम है उसमें तो राज्यपाल का हस्तक्षेप रहेगा। तो ये भी मान गया कांग्रेस, ये जो है कांग्रेस फिर बोलता है चलिए ठीक है, मान लिया उसने। तो बोला ठीक है भाई तो फिर इसको हटाना होगा, है ना, तभी तो हम फिर अपना पद ग्रहण करेंगे अपने जो है पार्टी के नेता को। तो तब जा करके फिर आगे चल करके कब की बात है, 20, तो ये डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई। 20 जुलाई को फिर क्या होता है, 20 जुलाई 1937 की ही बात है। तो ये था कब का बात, ये था 1 अप्रैल का बात, ये 1 अप्रैल का 1937 का बात है। और लगभग 3-4 महीने के आसपास के बाद का 20 जुलाई और 1937 के बाद इसने दे दिया इस्तीफा, मोहम्मद यूनुस ने, और कहा ठीक है भाई आप अपना पार्टी जो है उसको बना लीजिए। तो किसको बना लिया, श्री कृष्ण सिंह को। आप सब लोग पढ़े होंगे, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कहिएगा सर श्री कृष्ण सिंह। तो तब जाकर के क्या कौन से बन जाते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, श्री कृष्ण सिंह। अब कहिएगा सर ये प्रधानमंत्री कब तक, तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि सबसे पहले तो यही बना है ना। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो यही ले गया मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई को 1937 को बनता है श्री कृष्ण सिंह। आगे चल के फिर श्री कृष्ण सिंह के कई सारे जो है ना निगेटिव वही पॉइंट हुए इसके, कई बार ये जेल वगैरह भी गए। तो ये लगभग जो है ना बिहार में 17 साल तक राज किया, बीच बीच में स्किप कर करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 17 साल तक तो राज कोई नहीं करेगा ना, तो बीच में कई बार ये जीते कई बार ये हारे भी, है ना। तो श्री कृष्ण सिंह इसके बाद का जो है वो प्रधानमंत्री हुआ। 1950 में फिर क्या होता है, यानी देश को आज़ाद होने के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में फिर गणतंत्र हुआ हमारा देश, यानी संविधान आया। तो संविधान में ना तब जाकर के संविधान में यहाँ पर से प्रधानमंत्री पद को हटाया गया कि प्रांत में भाई प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रांत में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री नाम दिया गया। यानी 1950 के बाद क्या हुआ, यानी जब देश गणतंत्र हुआ तो संविधान में लिखा गया था ये बात कि भाई जो हम लोग अभी जिसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो प्रांत का मुख्यमंत्री होगा और जो प्रधानमंत्री है वो केंद्र लेवल का होगा। तो तब जाकर के जो अब हम सब लोग प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये राज्यपाल तो फिक्स था, लेकिन जो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है इसका जो जितना भी एक्सप्लेनेशन हुआ है वो संविधान में हुआ, और 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद, समझ रहे हैं। तो पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक ही चीज़ हुआ करता था,
ठीक है। तो ये सारे बात इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दी। डेट आपको बस याद रखना है कि 1 अप्रैल 1937 को चुनाव होता है और उसमें मोहम्मद यूनुस जीतता है, ठीक है। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यही हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस। आप समझ गए ना प्रधानमंत्री क्यों शब्द आ रहा है, समझ गए। आगे चल के फिर श्री कृष्ण सिंह क्या बनते हैं, अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। 1950 के बाद पद का नाम ही चेंज कर दिया गया, तो श्री कृष्ण सिंह क्या हो गए, इसके मुख्यमंत्री हो गए, समझ रहे ना। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अब कौन हो जाएगा, अब बताइए। यदि मुख्यमंत्री कह दे तो कौन हो जाएगा, कहिएगा सर मुख्यमंत्री पद में तो फिर श्री कृष्ण सिंह उस समय थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, समझ गए ना। तो इन सारे पॉइंट को बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए, ठीक है। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा समझाना जरूरी था इसलिए आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए संविधान, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। पंचायत के 29 कार्य का संबंध है किस अनुच्छेद से, कहिएगा सर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी से। 243 के जी से संबंध है। पंचायत के 29 कार्य जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, है ना, शिक्षा हो गया, इस प्रकार से टोटली 29 कार्य हैं पंचायत के, है ना। ये संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 243 के जी में आते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, बताइए। तो देखिए इनमें से पूछे या फिर नॉर्मली भी पूछे, इनमें से ना भी पूछे, कहे बताइए कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। तो वैसे भाई मेरे भाई खांसी हो गया थोड़ा सा, तो पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है, नीला ग्रह भी। बृहस्पति क्या है, कहिएगा सर ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, नहीं सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह तो पहले आप लोग बृहस्पति पढ़ते होंगे, लेकिन बृहस्पति अब नहीं है, तो बृहस्पति की जगह पर आप शनि आपको याद रखना है। शनि के पास लगभग 146 से भी प्लस अभी जो है उपग्रह हो गया है। अच्छा, शनि के पास का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है, ये याद रखिएगा। शनि के पास का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, लगभग 146 से भी प्लस इसके पास क्या है, उपग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी नीला ग्रह हो गया ना, और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला भी ग्रह पृथ्वी हो गया। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बुध क्या है, कहीं सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध है। लेकिन बुध को हम सबसे गर्म ग्रह नहीं बोलेंगे, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सूर्य के सबसे निकट है तो ये सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सारे जितने पॉइंट हमको बताएं आपको, उस सब को याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भाई याद रखिएगा ये है जिनेवा में। जिनेवा में कई सारे मुख्यालय हैं, उतना तो आपको याद नहीं रखना है, मेनली 2-3 लिखाते हैं जिसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक तो है मेरे भाई WHO का मुख्यालय। WHO का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको आप विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। यदि आप सभी लोग एक शब्द में लिखना चाहते हैं हमारे वॉइस को तो जरूर लिखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में, एग्जाम में खूब पूछता है। एक और आता है WTO, जो कि अभी आप यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। एक आप सभी को पिछले क्लास में कराए थे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो कहिएगा सर रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई, ये भी जिनेवा में है। एक और याद रखिएगा ILO, जो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कराए हैं, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पढ़ा है ना, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी संगठन कहाँ है, कहिएगा सर जिनेवा में है। तो इन चारों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, काफी जो है संभावना है इसका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं मेरे भाई, ठीक ना। और क्लास आप सभी को कैसा लगा, हाइप वगैरह कर दीजिएगा, है ना, याद आ गया फिर हम लास्ट में बोल देते हैं आप सभी को, हाइप कर दीजिएगा आज जरूर क्लास को, ठीक है मेरे भाई। और हाइप करने के बाद आप लास्ट में कमेंट कीजिए सर मेरा हम जो है यहाँ पर हाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्कोर क्या है कमेंट में जरूर लिखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे ही देते हैं, जरूर से देख लीजिएगा। और फ्री में PDF चाहते हैं तो PDF के लिए एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर पैसा लगेगा PDF का, तो मेरे भाई अभी पैसा वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। और कभी मेरे भाई PDF के लिए हम पैसा नहीं लेंगे आपके से। और PDF उस तरह का काफ़ी उस पर मेहनत या वर्क करेंगे बहुत ज़्यादा, ताकि आप सभी उस PDF के थ्रू कुछ मोटा चीज़ आपको मिल सके एग्जाम में, है ना, लड़ सके क्वेश्चन, तो तब जाकर के प्राइज वगैरह वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अभी जो क्लास का PDF तो फ्री होता है, उसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना है, कोई पैसा वैसा मांगे तो कहीं पैसा नहीं देना है। अभी सब कुछ यहाँ BK स्टडी कॉर्नर में सब कुछ फ्री मिल रहा है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा स्कोर करना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।